जोहार, जय आदिवासी। दो मिनट है ना, लाइट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। आज मेरे पास लगभग 50 मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पे और 12-13 मैसेज और अदर क्वेश्चंस क्या आए हैं मेरे पास। ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैं मतलब कि बहुत सारे सवाल आकर के पड़े हैं। उसमें मैंने सोचा कि 50 लोगों को एक एक करके रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं ओपनली सबको उसका जवाब दे ही देता हूँ, ताकि सब लोग यहाँ ढूंढ लीजिएगा। पहला तो ये था कि बहुत कम से कम 50 लोगों का यही निवेदन आया कि 9 अगस्त पे हमको क्या बोलना है और कैसे बोलना है, इसका थोड़ा सा हमें डाटा दीजिए। बहुत सही किया आपने, ये पूछ करके हमको बोलना क्या है, हमारा दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है। क्योंकि आज तक हमारे जेएस में या अदर संगठन में लोग जहाँ भी जुड़े हैं, वो बेमकसद बहुत सारे लोग हैं जिनको हमारा लक्ष्य के बारे में अभी तक पता नहीं। जिनके आदि देखो, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी भी दिया था। गरीबी हटाओ का नारा तो क्या बोलते हैं, अभी मोदी जी भी दे रहे हैं, मनमोहन सिंह भी दे रहे थे और चाचा नेहरू भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग दे रहे थे। हमें उससे मतलब नहीं है। गरीब तो हर समाज में है और हमें समाज से भी इतना मतलब नहीं है, क्योंकि हर आदमी सामाजिक लड़ाई की ओर ही देखता है। जैसे कोई नेता है तो वो ब्राह्मण समाज की ओर भी देखेगा, वही ईसाई समाज की ओर देखेगा, है ना। तो हमारा मकसद समाज, आदिवासी समाज को एकत्रित करना तो है ही, पर एक हो गए उनके लिए अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये ज़रूरी है। तो पहला जवाब तो ये है कि भाई आपका जो 9 अगस्त है उस पर हमें बोलना क्या क्या चीज़ है। तो आप नोट कर लीजिए या आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि 9 अगस्त में आपको पहला मुद्दा तो ये रखना है कि हम लोगों ने ज़मीन का पहला मुद्दा आएगा ज़मीन। हम लोगों ने चारों तरफ या हर विभाग में आरटीआई लगाया, वन विभाग को लगाया, पूछा कि अनुसूचित क्षेत्र में वन विभाग की ज़मीन कहाँ से है, कैसे है। बोला क्या बोले, कार्यालय बोले कि आपके द्वारा चाहिए गई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब यही आपको रिपीटेशन करना, आपको ये नहीं कहना मैंने आरटी लगा, मतलब कि हमने आरटी लगाई। आपको यही कहना है कि मैंने ही आरटी लगाई थी। शायद आरटीआई का जवाब में ओपनली हम लोग जो है आपको शेयर कर देंगे। तो पहला जवाब ये, हमने वन विभाग को पूछा कि वन विभाग की जमीन अनुसूचित क्षेत्र में कब से है, तो उन्होंने कहा कि आपके द्वारा चाहिए गई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अबे वन विभाग के अधिकारियों, अनपढ़ अधिकारियों, अगर तुम्हारे पास आरटीआई का जवाब नहीं है या इस सवाल का जवाब नहीं है तो तुम हमारे क्षेत्र में कहाँ कह रहे हो हमारे ज़मीन है, हमारा वन विभाग है, आप कहाँ कह रहे हो। तो ये सवाल आपको पहला मुद्दा रखना है, ठीक है, किस ज़मीन। दूसरा चीज़ देखो, वन विभाग के वाले में ही। अब दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कि कोई गांव बनता है, जैसे कि बाजना बना, या मान लीजिए बहुत अच्छा जंगल और राजापुरा माता, जैसे गांव बना, बाजना बना और बगल में इमली पड़ा। अब गांव तो बना, तो गांव के जो बाप दादा थे उन्होंने पारंपरिक सीमा खींची थी। पारंपरिक सीमा खींचते वक्त उन्होंने कहा था कि यहाँ से एक सीमा लाइन खींच दी थी। उस समय या तो मेड़ होगा या नाली होगी या नदी होगी, जो भी होगा, मतलब उस समय का एक बंटवारा होता था गांव से, यहाँ से तुम्हारा, यहाँ से। तो अब बताओ कि डिस्टेंस में हमने जहाँ जंगल था उसके बीच में से भी हमने ये निर्णय कर दिया था कि भाई यहाँ से आपका बाजना और यहाँ से मिली पड़ा है, तो बीच में जंगलात कहाँ से आए भाई, बीच में वन विभाग कहाँ से आया, यह सवाल सबसे बड़ा अहम मुद्दा। और उसी में आपको अभी जितने भी सरपंच जीते हैं और जितने भी लोग जीते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि, और नहीं जीते हैं वहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे भी ये निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले वन विभाग के जो सदस्य बनाए गए हैं, वन विभाग के जो सचिव या सदस्य बनाए गए हैं, उनकी जानकारी रखिए। हाँ, हट यहाँ से। तो जो जानकारी वन विभाग की समिति के जो सदस्य हैं, उन समिति के सदस्यों को जानना है
और फिर वो क्या क्या करते हैं, कहाँ साइन करते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ग्राम सभा में जो वन अधिकार अधिनियम है 2006 का, उसमें भी ये है कि पारंपरिक सीमा के अंदर आने वाला जल जंगल जमीन पर उसकी ग्राम सभा का ये अधिकार है। तो भाई कहाँ ये लेकर के आए, तुम्हें तुमड़े लेकर के आ जाते हैं वन विभाग, हमारी जमीन इनका बाप रख गया था के। तो एज इट इज आपको वहां पे बोलना है, क्या बोलना ये है। अब दूसरा सवाल जमीन का हुआ। दूसरा सवाल ये है कि यह भी जमीन से जुड़ा है कि अनुसूचित क्षेत्र में जो आप रेवेन्यू ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जमीन का हस्तांतरण करते हैं, तो उसमें ग्राम सभा को पावर देना चाहिए। ग्राम सभा को ही पावर देना चाहिए कि ये जमीन किसके नाम से हो जाए। अब क्या है, इसमें जमीन का बहुत सारा तबादला है। अब जो जमीन हमने सरकारी या डांडे चरने के लिए, गोठान के लिए, तालाब के लिए, पानी पीने के लिए रखी थी, आज लोग कम पड़ने की वजह से वो जमीन अभी डांडे चल रहे थे। तो अब तहसीलदार और ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है। हमने जब आरटीआई लगाई, आदरणीय पिंटू भाई ने आरटीआई लगाई, और क्या नाम है भाई का, कटारा, दिनेश कटारा जी ने, झाबुआ, दोनों ने आरटीआई लगाई। रतलाम से भाई पिंटू भाई है, माता जी से हमने आरटीआई लगवाई और पूछा कि अनुसूचित क्षेत्र में दर्शाई गई 7वीं जमीन का मालिक कौन है। तो कलेक्टर कहता है कि आपके द्वारा चाही गई जानकारी का जवाब हमारे पास नहीं है। अबे कलेक्टर साहब, तुमको अगर जानकारी नहीं है तो कहाँ कह रहे हो सरकारी जमीन, कहाँ कह रहे हो तुम्हारी है क्या शिवराज की जी की है या शिवराज के बाप रख गया था क्या जमीन अनुसूचित क्षेत्र में। एज इट इज सवाल आपको जनता के सामने, जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वही आपको नोटिस कर जनता के सामने अगर आप स्पीच देते हैं तो आपको ये बोलना है। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा, जब पोदी नामांतरण हो रहा है, उसमें जो बहनों को नाम पे जो जमीन चढ़ाई जा रही है, वो हमारे भिलों में बहनों को जमीन दी नहीं जाती है। तो यही आप लोग हुंकार भरिए कि ये चीज हटा दिए। कोई मान लो कोई लड़की भाग गई, वो तो वहां जाकर के तहसील में दावा कर देती कि भाई हमको ये जमीन तो हमारे बाप की, हम तो लेके रहेंगे। फिर कहाँ करोगे, वो दूसरों को बेच के लड़ाई चालू हो जाएगी। तो आपको एज इट इज ये काम ये करना है कि कलेक्टर जो जीत गए हैं, जिला पंचायत सदस्य वगैरह, उनको एक कलेक्टर लेटर के माध्यम से ये आप कलेक्टर को अवगत कराएं। और जो लोग ज्ञापन देते रहते हैं उनको कहें कि फालतू के ज्ञापन छोड़िए, ये घटना फलाना घटना ढिमका घटा रही यार, मरते रहेंगे, होता रहेगा सब कुछ, ये लड़ाई हमारा अधिकार है। हमको अगर सारा चीज़ मिला है तो सारा चीज़ हमको ये पूछना है कि हमारा जो पोदी नामांतरण है वो भाइयों को ही कहा जाए। मतलब कि जैसे कि भाई का मतलब कि बाबा का कोई परिवार नहीं है और बाबा का कोई मर जाता है तो भी जमीन हमको दी जाती है, क्योंकि कायटा मोसर सारा चीज़ हम करते हैं, बहनों को करने नहीं देते। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये लड़ाई का मार्ग है, ये बहुत बड़ी लड़ाई चालू हो जाए। क्योंकि ग्राम सभा को आपका तहसील नहीं मान रहा, कलेक्टर नहीं मान रहा, कहाँ का मान रहा। तो ये चीज़ें आपको ये दो मुद्दे हो गए आपका, एक तो वन विभाग वाला, एक ज़मीन वाला। अब तीसरा चीज़ में ये है कि आपका टीएसपी का पैसा कितना आता है, पंचायत वालों को बताइए कि टीएसपी का पैसा 16,775 करोड़ रुपए, 16,775 करोड़ रुपए पर ईयर का जो आपका आता है ट्राइबल टीएसपी, ये राज्य का है। 16,775 में डिवाइड कर रहा हूँ, 15 करोड़ आदिवासी, एक आदमी को 13 करोड़ रुपए मिल रहा है। हम 15 करोड़ आदिवासियों को, ओवरऑल देश का ये तो राज्य का पास होता है। तो एक आदमी को 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो हम तालाब भी बना लेंगे, हम ट्यूबवेल भी लगा देंगे, स्कार्प भी ले आएंगे। तो हमारा ये कहना है कि हमको सीधा जो हमारा टीएसपी ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा, अब मध्य प्रदेश में उप योजना ऐसा कुछ होता है, युप परियोजना ऐसा कुछ होता है वो ना, तो वो आपको सीधे हमको ग्राम सभा को दिया जाए या हमको दिया जाए, तो ताकि हमारा जो आदिवासी है वो खुद का विकास कर सके, अपने अनुसार विकास कर सके कि उसको ज़रूरत किस चीज़ की। वो एक अलग चीज़ है कि भाई पैसा खर्च हो जाएगा, तो वो हमारी जागरूकता पर डिपेंड है। अगर ग्राम सभा में अगर पैसा आएगा तो हम सही आदमी को, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको देंगे, हमको सरकार की कोई योजना की ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप लोग सीधा भाषण में बोलिए। अब आता है तीसरा चीज़, जितने लोग जो सरपंच जीते हैं उन सरपंच को निवेदन ये है कि भाई आप लोग पैसाइट के अंतर्गत आपको प्रधान बनाया गया है, आप आदेश करिए और हर महीने ग्राम सभा लेने का काम करिए, आपका सारा समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा। न आपके खिलाफ कोई ज्ञापन जाएगा और न ही आपके खिलाफ कोई किसी प्रकार का शिकायत जाएगी। आप हर महीने ग्राम सभा करने का आदेश दे दीजिए। आप 25 तारीख तक अगर नहीं देता है तो सचिव उस पर ग्राम सभा एजेंट 25 तारीख के आसपास बिठा सकता है। हर महीने ग्राम सभा करवाइए। पैसा एक्ट की जो होती है, हालांकि वो पैसा एक्ट संवैधानिक है, वो एक अलग मसला है, उस पर बड़े वो संगठनों का मामला है और वो उच्च स्तरीय मामला है। आपको ये चीज़ करते रहना है। तीसरा चीज़, धार्मिक
सबसे बड़ा ये चीज़ है तीसरा। पहला हो गया वन विभाग ज़मीन, और फिर ये हो गया राजस्व की ज़मीन, और तीसरा हो गया टीएसपी का पैसा, है ना। और चौथा आपका आता है कि जो आपका धर्म का मामला है, धर्मपूर्वी। तो जो धर्मपूर्वी का जो संस्कृति का मामला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेचीदा मामला है, तो इसमें आपको कहना है कि भाई इस देश में धर्म का जो जन्म नहीं हुआ था, इससे पहले आदिवासी यहाँ है ना। कि और आपको मैं क्लास के दौरान और बहुत सारी क्लासेस के दौरान भी लोगों को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ या बोल चुका हूँ कि आपका देखिए आपका 1500 ईसा पूर्व में ब्राह्मण आया, इसके बाद और हमारे पारिक कुपारलिंगो और आपके पुलशिव हिरवा, शंभू शायक, शंभू माधव, ये शंभू जोड़ी, तो ये सारी चीज़ काले कंकाले डाकण, ये सारा चीज़ आपको मैं दे चुका हूँ। और आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे जो मेरा पर्सनली ग्रुप है उसमें भी मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ें आपको सारा चीज़ उपलब्ध करा चुका हूँ, आपको यह बोलना है। ठीक है, अब आपको राजनीति के ऊपर बोलना है कि नहीं बोलना है, तो ये आपका इशू है, आप बोलिए, दम बोल के बोलिए, है ना। तो ये आपका कंटेंट है। और संविधान के जो आर्टिकल है 1935 को अच्छे से बोलिए कि हम टेरिटरी, जो आज़ाद टेरिटरी थी, है ना, ये। और वर्तमान परिदृश्य के जो थे, जैसे कि डैम विकास वगैरह, ये हमको विकास। और सबसे अहम मुद्दा कि रतलाम में 1800 हेक्टेयर ज़मीन में आपका जो निवेश क्षेत्र आया है, उसमें आदिवासी बर्बाद हो रहे हैं। उसको आप हर जगह उठाइए, भले आप मेरा वीडियो जो देख रहे हो, मुझे जो देख रहे हो, तो राजस्थान देख रहे हो, या आप गुजरात देख रहे हो, या महाराष्ट्र देख रहे हो, या कहीं पे भी देख रहे हो, एमपी देख रहे हो, छत्तीसगढ़ देख रहे हो, आपका यही ये निवेश का जो 1800 हेक्टेयर ज़मीन है, उस पर हर बात पे बोलिए, है ना, हर बोलिए। और हो सके तो बहुत जल्दी इस पे आंदोलन का करना ही पड़ेगा। तो ये आपको लगे रहिए। देखो, अंतिम विकल्प क्या है, आदमी के अगर भाई भी भाई की ज़मीन छीनता है तो लोग तलवारें खड़ी हो जाती है, तो शासन प्रशासन हमारी ज़मीन छीन रहा है, तो हमको ऐसे एबिलिटी तो डेवलप करनी ही पड़ेगी अपने। अगर इस प्रकार की अगर एबिलिटी और योग्यता डेवलप नहीं करेंगे तो हम लोग जो है लड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब लड़ने के लिए हमको इस प्रकार की एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए कि भाई सरकार हो या कोई भी हो, तो हमें मतलब अच्छे तरीके से लड़ना चाहिए, और कैसे प्लानिंग सारा चीज़ होना चाहिए। प्रवीण अग्रवाल जी बोल रहे हैं कैसे ग्राम सभा गठित करनी है। इसमें ग्राम सभा गठित करने वाला मामला नहीं है बॉस। हम लोग जो रूढ़िगत ग्राम सभा या जो भी जो है वो तो अपन सीक्रेट और अपन मिल के बात करेंगे। बाकी जो आपका पैसा एक्ट वाला ग्राम सभा जो सरपंच बने हैं उनको बोल दीजिए कि हर महीने ग्राम सभा ले ही लीजिए। आपके पास पावर है, अगर नहीं आपको समझ में आता है तो जनपद सीईओ को पूछिए, 2-3-4 बार पूछिए, है ना। तो ये चीज़ आपको करना है ना। और तीसरा चीज़ बहुत अहम मुद्दा है, इसको ध्यान से सुनिए। आपका आरटीओ आरटीओ नहीं, क्या बोलते हैं उसको, या आबकारी विभाग वाले हमारे यहाँ अवैध मतलब शराब पकड़ रहे हैं, महुआ पकड़ रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। भाई दिनेश कटारा जी ने आरटीआई लगाई और पूछा कि अनुसूचित क्षेत्र में आबकारी विभाग का विस्तार कब हुआ है और ये क्यों पकड़ रहे हैं। तो बोलते हैं, फोन भी रिकॉर्डिंग भी आई है अधिकारी के, आप आ जाओ, वो कर लो, आप लो मत, खाली समझौता कर लो। और फिर जो जवाब में आता है कि आपके द्वारा जाएगी जानकारी हमारे पास नहीं है। भाई मूर्ख अधिकारियों, अगर जानकारी नहीं है तो काहे गाड़ी लेके वहाँ आदिवासी को लूटने आ जाते हो। तुम्हारे बगल में ठेके बने, अवैध शराब तुम्हारे मोहल्ले में बिक रहा है और तुम हमारे गांव में घुस रहे हो, तो ये बहुत गलत है। तो हमने जो सारा आरटीआई लगा के हमने सारा चीज़ तय कर लिया है। जैसे ज़मीन का पूछ लिया है कि ज़मीन का मालिक कौन, सरकारी ज़मीन का, तो नहीं जवाब दे पाए। और हमने पूछा कि आरटीआई जो आबकारी विभाग वाले अगर ज़मीन शराब पकड़ रहे, इनका विस्तार कब किया गया, तो जवाब नहीं है। कार्यपालिक शक्ति का विस्तार कब हुआ, नारायण भाई, पाटन वाले नारायण भाई ने आरटीआई लगाई, कुशल किसको लगाई, आपके राजस्थान राज्यपाल को। तो राज्यपाल कहते हैं कि हमारे पास इस प्रकार का कोई जानकारी नहीं है। अबे अगर तुमको कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है कि नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, अगर इस प्रकार की अगर जानकारी नहीं है तो तुम यहाँ कलेक्टर काहे लगा। ये सारे कागज इकट्ठे कर चुके हैं हमारे लड़के, या हमारे जो शेर हैं वो इकट्ठे कर चुके हैं। देखना, अगर हमारा जिस दिन ज़मीन गया ना, तो या तो ज़मीन या हम
या कलेक्टर जी या हम, मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप लोगों को ये सारे दस्तावेज इकट्ठे होकर के जिस दिन हमारे पास ऐसा संकट खड़ा होता है, आमने सामने हो जाइए। लगेगा एक दो का जो भी होगा वो हम अपन संभालेंगे, क्योंकि अंधा बेटा युद्ध पे चला, ना जा उसकी माँ बोली। वो बोला कि माँ, मैं अगर दुश्मन को गोली तो नहीं मार सकता हूं, पर दुश्मन की एक गोली कम कर सकता हूं। क्या कहते हैं, अंधा बेटा युद्ध पे चला, ना जा उसकी माँ बोली। वो बोला मैं लड़ नहीं सकता, पर दुश्मन की जो बंदूक में गोली है वो मैं कम कर सकता हूं। ऐसी भावना हमको पैदा करनी पड़ेगी, तब हमारी जमीन बचेगी। क्योंकि राजनीति का हेरण फेरण हमने देख लिया है, और देख लीजिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कैसे भटक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ सारा आप आरटीआई लगाती रहिए। बहुत सारे अब 3-4 बंदों का आज ही फ़ोन आया था, पहले से भी मैसेज पढ़े हैं, फेसबुक पे भी पढ़े हैं, व्हाट्सएप पे पढ़े हैं कि आरटीआई का वो है। आरटीआई लगाना कोई खेल नहीं हो रहा। हर आदमी जो समाज सेवी उनको बताने का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानकारी शेयर नहीं करते, इसलिए शेयर नहीं करते। टिकट का कोई बोलते हैं मेरे से अच्छा कोई जानकार हो जाएगा, आप बोल अच्छा लेगा तो भाई मुझे नेता, उसको नेता बना दिए जाएंगे, मुझे नेता नहीं बनाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है, एक दूसरे को जानकारी दीजिए तो हमारा जो है भाई है वो लड़ पाएगा। आरटीआई का कुछ नहीं है, सिंपल एक फॉर्म आता है, 5 रुपए का रतलाम में स्वाति वाले के यहाँ आता है। पीडीएफ आप एक गूगल पे डालिए कि आरटीआई पीडीएफ या सूचना का अधिकार अधिनियम पीडीएफ, उसमें आएगा। बस कुछ नहीं, आपका नाम लिखना है, चाहे जानकारी लिखना है, और पीछे बीपीएल लगा देने का है, और जहाँ देना वो सारे का सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा का सारा जानकारी जहाँ देना वहाँ दे देना। वो सारी जानकारी अगर नहीं देता है तो आपको सेकंड अपील वहीं के, जैसे सचिव को दी है तो सीईओ को कर दो, सीईओ को दी है तो सेकंड अपील जिलाधन तो सीईओ कर दो, और जो आपका तीसरा अपील कुछ होता नहीं है ना, जो नहीं मतलब कि जो है पहले तो जो आपका जानकारी होता है, फिर सेकंड में प्रथम अपील ही होता है, सेकंड अपील आपका भोपाल ही हो जाता है। मतलब कि जो सूचना आयोग होता है, सूचना आयोग कहाँ, भोपाल में होता है भाई। दिनेश भाई कटारा वहाँ तक भी गए हैं, और सूचना आयोग के वहाँ पे भी लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम जा सकते हैं। तो ये कोई ज़्यादा टफेस्ट नहीं है, बस लोग क्या है कि इस जानकारी को शेयर नहीं करते। जो नेता बनता है वो कभी आरटीआई के बारे में नहीं बताता है, इसलिए हमारे लोग जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। बोला अब जनरल एरिया में देखिए हर जगह आरटीआई लगा रखें। तो ये चीज़ें आपको कोई कठिन काम नहीं है, आरटीआई लगाना बच्चों का खेल है, ये 5वीं का सवाल है। तो आप लोग डरिए नहीं, आप तो गलत हो तो चले जाए, बताओ कैसे भाई गलत है, तो वो जो बताएंगे बोले गलत है तो क्या गलत है भर के दो, उनकी जिम्मेदारी है, उसे आरटीआई में लिखा है। किसी भी अधिकारी को जहाँ ठोकना हो चले जाओ, अगर कुछ हो तो फ़ोन लगा लिया करो, अब किसी न किसी बंदे को वहाँ पहुँचा ही देंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका आबकारी विभाग वाला। आबकारी अमले के खिलाफ भी एक दिन हो जाएंगे, क्योंकि आरटीआई का जवाब उन्होंने आया नहीं है किसी ने किसी दे। तो शेल रोज जी बोल रहे हैं कि पैसा एक्ट में कमियां हैं। बेशक पैसा एक्ट, शेलू रोज जी, पैसा एक्ट आपका गेजेट नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है। 368 आपका 5वीं अनुसूची में कहा था 368 इस पे लागू नहीं है, फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पे पैसा एक्ट का कर दिया। बाकी हालांकि पैसा एक्ट का कोई गेजेट नहीं आया, तो एक कागज नॉर्मली जो साइन करके पास कर, ये असंवैधानिक है, बाकी पास कर दिया उन लोगों ने। बाकी अगर पैसा एक्ट की जो मेरे पास पीडीएफ पढ़ा था, मैं निकालने में टाइम लगेगा, उसमें कुछ नहीं, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी लिखी है कि आपके यहाँ पे जितना पंचायत पैसा खर्च करेगी वो भी ग्राम सभा को पूछेगी। ग्राम सभा कौन, हर 18 साल का लड़का, ठीक है, पंच नहीं। और आपके यहाँ पे खनिज विभाग का खनिज होगा या गिट्टी विट्टी निकाला, किससे पूछेगा, ग्राम सभा के। क्या बहुत सारे एक्ट है, मतलब इसकी नियमावली वो बनाए नहीं है, उसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार लिखा है, वो भी पढ़ सकते हैं। और बाकी जो पैसा एक्ट है वो तो है ही, कुछ ना कुछ तो हमारे डफोड़ है, क्योंकि यार उससे ना हमारा जो पहले क्या बोलते हैं अनुमति था, अब अनुमति हो गया, पहले सहमति होता था। चलो रोज जी सुनिए, क्या है कि पहले सहमति होता था 5th शेड्यूल के अंदर, जो 1956 के पहले सहमति, वो पैसा एक्ट के आने के बाद में अनुमति हो गया है। अनुमति मतलब 2 आदमी दे देगा, कौन दे देगा, सरपंच दे देगा, मंत्री दे देगा। पर सहमति मीन व्हाट, सहमति मतलब ये होता है कि पूरा गांव मिल करके देगा, समझ रहे हैं। तो ये फर्क है, आपको ये सारी चीज़ समझनी। और बाकी 9 अगस्त के दिन कोई बदमाशी भी ना करो, व्यवस्थित तरीके से पेश आओ, अनुशासन पेश आओ, है ना, व्यवस्थित आप लोग स्पीच दो। जोहार दादा अखिलेश दादा वाला जोहार। तो ये सारा व्यवस्थित तरीके से पेश आओ। जो दारू और शराब के जो मुद्दे हैं वो भी आप लोग थोड़े से उस दिन अवॉइड करें, क्योंकि हमको उस दिन बेस्ट हमारा एक यही है।
देखो नहीं आ सकता है। मुझे देखो एक केस है माता जी, राजापुरा माता जी का, उसमें भी यही है। वहां का जो बीजेपी का सरपंच था उसने परमिशन दे दी जमीन का, नहीं आ सकता है पंच, नहीं आ सकता है, ये साफ लिखवा लेते हैं। ये मंत्री क्या सोचता है, मंत्री ये सोचता है कि मुझे तो सीओ साहब ने कहा है कि भाई ग्राम सभा से एक लेटर पैड दो या क्या बोलते प्रस्ताव दो, तो अब वो ये सोचता है सीओ साहब ने मुझे आदेश किया तो मैं तो मान लेता हूँ भाई। अब मंत्री को और सरपंच को ये नहीं मालूम किया कि मेरे पास पावर है, मैं चाहूँ तो नहीं दूँ। तो उसमें कुछ कुछ है, पैसा का भी है। तो ये अभी अपने जो लड़के आए हैं वो अगर कुछ कर अच्छा कर देते हैं तो ठीक है। बाकी सिरे से हमारा जो पारंपरिक वाला जो मैटर है, हमारी जो ग्राम सभा बनती है, अब मेरा जो वीडियो है यूट्यूब पे वो आप देख लीजिए, ग्राम सभा किस प्रकार से हम बनते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ठोकते हैं, हम जुर्माना उर्माना भी ठोकते हैं, ठोक 2 सालों को कलेक्टर पे। एक दिन हमारे कलेक्टर हमारे सामने आज तक नहीं जवाब दे पाए। तो हालांकि क्या है कि भाई पॉलिटिकल थोड़ा सा ज़्यादा हावी हो गया, तो तब से थोड़ा सा मामला ठंडा है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आप तो नक्सली जैसी बात करते हो, आप तो ऐसी बात करते हो। इसीलिए फिर मैंने कहा कि यार सारे पॉलिटिकल विंग बनाने लगे हैं और सारे पॉलिटिकल की तरफ जाने लगे हैं, और अपने को सामाजिक जो ताना बना है उस पर यार क्या लोड अकेले पे आता है। तो मैंने कहा कि सालों क्यों नहीं, चलो एक बार टीम तैयार की जाए या बोलने वाले लोग तैयार किए जाए। तो मेरा ये मानना है कि कलेक्टर के सामने वाले जो तर्क और वितर्क के साथ कलेक्टर जी के सामने बहस करने वाले लोग चाहिए, तो वो हमको पैदा करने हैं। हमें भाषण, यार भाषण तो बहुत सारे देते हैं, गाना भी गा जाएंगे बहुत सारे, दैट्स नो मीनिंग। ये मीनिंग है कि भाई पेड़ों को इकट्ठा करना, जैसे बोलते हैं ना, आओ आओ रोटी दिखा के इन गायों को इकट्ठा करना, वो है। तो वो अब करते रहिए। बाकी हमारा जो मेन मकसद है तो वो तो वही है जो रक्षक दादा बता गए हैं, जो रास्ता आदरणीय बबीता दीदी का है, सारे लोगों का जो है वो सारा चीज़ हमका कुजूर सर का है, ये सारा चीज़ हमें करना है। आप लोग रहिए, ये आप लोगों को 9 अगस्त वालों को यही है, आरटी वालों को मैं बता चुका हूँ ये चीज़ें हैं। और सीधी सी बात, समता जजमेंट में एक चीज़ लिखा है, आज डिस्कस कर देता हूँ कि अनुसूचित क्षेत्र में जो सरकारी ज़मीन है उस पर, या जो भी ज़मीन है उस पर किसी भी गैर आदिवासी को पट्टा नहीं दे सकते। बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है कि गैर आदिवासी को रहने के लिए पट्टा भी नहीं दे सकती सरकार। अगर गलती से जो हमारी ज़मीन है वो सरकार के हवाले चली गई तो नहीं दे सकती। तो भाई कुंदनपुर है या बाजना है, बांसवाड़ा, यहाँ गैर आदिवासी को तुमने रहने के लिए पट्टे कहाँ दे दिए? अरे यार, हम ये कहते हैं कि आप चलो प्रावधान ना दिखाओ रतलाम में या झाबुआ में, एक काम करो, आप हमको प्रोविज़न दिखा दो। हमको आपसे मतलब नहीं, उनको भगाओ ना भगाओ वो हमारा मुद्दा नहीं, वो तो कानून का ही मुद्दा है, वो कानून खुद लड़ेगा। पर हमको बताओ सही तुमने कौन से प्रोविज़न के तहत यहाँ डाला है ना। तो ये आपको सारा चीज़ है ना कि प्रोविज़न बता दो कि आप पैसा एक्ट के अंतर्गत इनको पट्टे दिए हैं, या 5th शेड्यूल के अंदर प्रोविज़न है कि गैर आदिवासी को यहाँ पट्टे दिए हैं, है ना। तो ये सारा चीज़ आपको भाषण में बोलना है, ठीक है। और धार्मिक वाला तो सारा बता ही चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे आदिवासियों को हमारे ज़मीन पे होते हुए लड़ना पड़ रहा है, ये बहुत दयनीय स्थिति है या दुर्भाग्य की स्थिति है कि यार हमारी ज़मीन पे हम कब्जे में हैं और हम वहीं हैं, और हम वहीं फिर भी हमको लड़ना पड़ रहा है। तो ये गलत, ये सामाजिक ताने बाने के खिलाफ है। और लगान क्या है, तहसील विभाग को आरटीआई लगाने के बाद भी जवाब नहीं दिया गया, 2 माह हो गया। देखो मालिक, इसमें है कि आप अपील कर दो ना, दिया है। देखो आप लोगों ने फिर पूछा नहीं होगा, देते हैं। जीवनदान ने अपने पांडुर जी ने आरटीआई लगाई थी कलेक्टर को कि अनुसूचित क्षेत्र में रतलाम जिले में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार हुआ है नहीं, या नहीं सॉरी, उन्होंने पूछा था कि अनुसूचित क्षेत्र में सीआरपीसी का विस्तार कब हुआ है। तो एसडीएम ने इनको बुलाया था, और बेशक घर पे दोनों आरटीआई का पोस्ट आया है, आता है, ऐसी बात नहीं आता है। आप लोग थोड़ा सा जाइए और बोलने का रखिए, तहसील साहब सबको डराए न करनी है, राजपत्ता दिखाइए, बोलिए आप इस कुर्सी पे कैसे बैठे हैं, ये पूछिए, ये सवाल पूछने का है भाई। वो इस जवाब देने के लिए तो बैठे हैं, कोई काम तगारी तोड़ने के लिए थोड़ी बैठे। शेलू जी बोल रहे हैं कि आरटीआई ऑनलाइन से फायदा है ऑफलाइन। देखो, ऑफलाइन से भी फायदा और ऑनलाइन दोनों में आएगा, लिखित जवाब जो है लिखित जवाब आएगा और व्यवस्थित आएगा। बस इतना है कि एक में टच होगा और दूसरे में हार्ड कॉपी आपके पास आएगा, तो हार्ड कॉपी लगाइए और बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको जवाब मिलेंगे, है ना। तो ये सारी जानकारी हमने तो सारा जानकारी लेके रखा है। अब हम बस दे चुके हैं, वो फेसबुक पे बहुत सारे हम वायरल कर चुके हैं कि ये जवाब आ रहे हैं,
और जिस दिन देखेंगे। हाँ, और बहुत बड़ा मुद्दा है, गोविंद पांडर जी जेएस किंग मुझे दिखे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि मैं बोलने जा रहा था कि जैसे पिपलोदा पहले 5वीं अनुसूची में आता था, इन्होंने क्या करा कि पिपलोदा को उधर जावरा तहसील में, मतलब किधर जो है ना, उधर जावरा में जोड़ करके इसको सेलाना से बाहर कर दिया और शेड्यूल एरिया नहीं है ये बोलते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आसिक अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में आया था, कहा कि एक बार राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, फिर वो भी खुद भी उस पर अनवैलिड है, मतलब वो खुद भी यहाँ पे वैलिड नहीं है। तो हमें एक चीज़ है, आप नोटिस पे भाषण दीजिए इस टाइप से दीजिए, ठीक है। तो आप ये बोलिए कि हमारा क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र था उसको तो आप चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते, अगर खत्म किया है तो आप दिखाइए, गेजेट दिखाइए भाई, कहाँ राष्ट्रपति ने साइन किया है? कलेक्टर का मनमानी है, कलेक्टर मनमानी करेगा। यहाँ तेरा तो भी अनुसूचित क्षेत्र में कार्यपालिक शक्ति का विस्तार ही नहीं हुआ है, तो कहाँ भाई करेंगे? तो ये आप पूछिए, और ये आप 9 अगस्त के दिन भाषण दो, तो ये बहुत अहम मुद्दा रहेगा हमारा। बस बाकी राजनीति पे तुमको जितना बोलना मोदी जी पे बोलो, कमलनाथ जी पे बोलो, गाली मारो, वो ना गाली मतलब ये नहीं है एक दूसरे पे आरोप लगाना, वो बोलो, पर हमें सिर्फ ये चीज़ देखना है, मेन फोकस इस पे होना चाहिए, हमारा ज़मीनी जुड़ा मुद्दा क्या है ये, बाकी चीज़ तो आप खुद जानते हैं। जी सेलुलर जी, बहुत है ना, आपको सारे जो दस्तावेज हमको आरटीआई के तहत मिले हैं वो आपको सारे उपलब्ध करवा देंगे, और कैसे कैसे वो जो आपको राजस्थान का आपके राजभवन से जो है राज्यपाल से, वो भी हम आपको सेंड कर देंगे। नारायण नीनामा भील भी अभी शायद हाँ ऑनलाइन ही मतलब देख रहे हैं लाइव को, तो वो आपको सेंड भी कर देंगे। और सारे लोग मिलजुल के रहिए, 2 संगठन एक संगठन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मकसद एक है, लड़ाई एक है ना। और मैं पहले तुमको बोल चुका हूँ, जहाँ सरकारी ज़मीन है वहाँ पहले अपनी अपनी झंडी गाड़ दो, बाउसी गाड़ दो, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अगर फिर भी आप नहीं बोलो तो नहीं कर सकते हो तो यार ये आपकी कमी है, बेशक आपकी कमी है। मैंने तो हरे पत्थर भी गाड़ दिए थे गाँव में, कितने पुलिस वाले आए और कितने एक दिन उठा के भी ले गए कलेक्टर साहब, और बहुत सारा बखेड़ना खड़ा हुआ था। पर आप अगर शिद्दत से चाहो ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मुझे मालूम है। देखो एक लास्ट एक पंक्ति बोल के ख़त्म करता हूँ कि एक इस देश में या इस दुनिया में 2 प्रकार के आदमी, एक आम आदमी है और एक आम आदमी है और एक महान आदमी है। महान शब्द क्यों जुड़ जाता है तो आदमी ना, तो बस इतना फ़र्क है कि आम आदमी जो है वो समस्या, अपने आप को जीवन में जो चुनौतियां आती है या जो प्रॉब्लम्स आती है उसको समस्या मान लेता है कि अरे यार मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या आता है, और वो दुख प्रकटने लगता है या उससे मिलने लगता है, ठीक है। और महान वो है जो समस्या आई या प्रॉब्लम्स आई उसको चुनौती समझ लेता। बस एक शब्द का फर्क है महान और आम आदमी में। एक अपने जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स आई, जितनी कठिनाइयाँ आई, उसको चुनौती समझ लेता है जो महान है वो, और जो आम आदमी है वो उसको समझ के बैठ जाता है, दुख प्रकट करने लगता है, रोने लगता है, धोने लगता है, या अपने आप के जीवन में उसको दुख मनाने लगता है, उसी को आप आम आदमी कहते हैं। और जो समस्या जो आती है उसको चुनौती मान लेता है, बस वही महान आदमी है। एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ नहीं है पर बता रहा हूँ। अकबर जो है निकला था दिल्ली से गुजरात की और राजस्थान में आए, तो राजस्थान के जो राजपूत थे वहाँ आकर तलवार लेके राजपूत सामने खड़े हो गए, बोले कि हमको लड़ना है। फिर अकबर बोले कि बिरबल क्या है ये, तो बोलता है कि साहब ये राजपूत है और लड़ना चाहते हैं। तो अकबर ने कहा कि एक काम करो, इनको तैमूर का वो राज्यपाल बना दो अफगान का, तो तैमूर से लड़ते रहेंगे। और क्या चाहिए इनको, बोले सम्मान चाहिए। बोले बिरबल इनको ढीला भर भर के सम्मान दो। सम्मान दिया और आपको लड़ने के लिए अफगान का राज्यपाल बना दिया, और तैमूर से लड़ के खुद मर गए, और इधर सम्मान दे दिया। और अकबर बैठे बैठे छमिया का डांस देखने, अनारकली मौसम है, बहार है। तो ये महानता का फर्क है कि हमें किस टाइप से लड़ना है, समझे। तो ये चीज़ समझना है कि महानता बस एक शब्द का फर्क है कि समस्या को चुनौती समझे, ठीक है। तो जोहार, मैं जितना जानकारी देना चाह रहा था सारा चीज़ लगभग बता चुका हूँ। बाकी मेरे यूट्यूब पे सारे वीडियो डले हैं कि जजमेंट वगैरह के, अब एक बार देख लीजिए अगर, और सब्सक्राइब भी कर दिया जाए, है ना। जोहार, जय भील प्रदेश, जय गोंडवाना, जय काली खंकाली।